जो वादा करते हैं वो निभाते हैं साहब। आपका अपना चैनल है ना इमोशनल, आपका चैनल इमोशनल चैनल। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आपकी ही बात करता हूं और आप अगर परेशान होंगे तो आपका अपना चैनल भी आपके लिए परेशान होगा और जितना हो सकेगा आपके लिए ही करेंगे। आज शुरुआत सीहोर से आई एक खबर से करूंगा। कल आपको सीहोर के रहने वाले एक फौजी भाई का दर्द दिखाया था। फौजी भाई सरहद पर तैनात हैं और इनके परिवार को गांव में दबंग परेशान कर रहे हैं। सैनिक ने विस्तार न्यूज से इंसाफ की अपील की। हमने कल वादा किया और आज फौजी परिवार से मिलने पहुंची विस्तार न्यूज की टीम। विस्तार से परिवार का दर्द दिखाएंगे और हाँ, समाधान का रास्ता भी ढूंढ लिया है, उस रास्ते पर बढ़ भी गए हैं, ये भी दिखाएंगे। दूसरी खबर में आज बात फिर से कोलकाता कांड की करेंगे, लेकिन इस बार बात सियासत की होगी। कोलकाता कांड पर बोलते बोलते इस बार ममता दीदी ने बड़ी बात बोल दी है। कहा है बंगाल जल रहा है तो यूपी, बिहार, असम, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली भी जलेगा। खूब राजनीति हो रही है। कल दिखाया था, आज क्या क्या हुआ है अपडेट सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। तीसरी खबर में आपको यूपी के आदमखोर भेड़िए की पूरी कहानी बताएंगे। पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं। बहराइच में लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं। विस्तार से खबर दिखाएंगे। चौथी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। कटनी से वीडियो आया है, पुलिस वाले दादी पोते को पीट रहे हैं, सब कुछ दिखाएंगे। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या कह रहा है वो भी सुनाएंगे। पांचवी खबर में राहुल गांधी का वीडियो दिखाएंगे। बहुत बदल गए हैं राहुल गांधी, अब असर बाकी नेताओं पर भी होने लगा है। छठी खबर में बात छत्तीसगढ़ के झोला छाप डॉक्टर्स की करेंगे। बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए हैं, इलाज कर रहे हैं, सड़क में ठेले जैसा डॉक्टरी की दुकान लगाए। सातवीं खबर में बात करेंगे टीएस सिंहदेव उर्फ टीएस बाबा की। टीएस बाबा को आज सलाम करने का दिन है, आज सलाम करने का दिन है। आठवीं खबर में आपको एक रिसर्च दिखाऊंगा। रिसर्च में आया है कि दुनिया से लड़के खत्म होने वाले हैं। अपनी जमात का मामला है, बहुत बड़ा रिसर्च किया है रवि मीरी ने। आखिर में आपको गुजरात से आए कुछ हाहाकारी वीडियो दिखाएंगे। पूरा गुजरात पानी पानी हो गया है, लोग परेशान हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं और पहली खबर क्या है ये बता देते हैं। विस्तार न्यूज ने वादा किया था, फौजी परिवार का दर्द दिखाएंगे। आपको ऐसे हाथ नहीं जोड़ने देंगे विजेंद्र भाई, ऐसे हाथ नहीं जोड़ने देंगे। आपके घर, आपके परिवार तक पहुंचा है विस्तार न्यूज। जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आपके अपने चैनल पर जब आपको भरोसा हो और आप अपील करें कि सिर्फ आप ही इंसाफ दिला सकते हैं तो यकीन मानिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कल एक भारतीय सैनिक का वीडियो दिखाया था ना आप लोगों को। सैनिक विजेंद्र ने वीडियो बनाकर अपील की थी कि गांव में कोई दबंग उनके परिवार को परेशान कर रहा है। कल मैंने सैनिक की बेबसी दिखाई और कल ही वादा किया था कि पूरी पड़ताल करूंगा। अगर आपकी और हमारी सुरक्षा में कोई जवान सरहद पर तैनात है तो उसके परिवार की सुरक्षा आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज जरूर करेगा। बस इसीलिए विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी विवेक पांडे आज सीहोर के धमादा गांव पहुंच गए। परेशान सैनिक का परिवार इसी गांव में रहता है। इस गांव में फौजी का परिवार डर के साए में जी रहा है। हमारे सहयोगी वहां जा रहे हैं क्योंकि दबंग परिवार को आए दिन धमकी दे रहा है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे कि हमारे सहयोगी जो यहां से गए हैं वो किन किन तक पहुंचे हैं और कहा है सैनिक को इंसाफ दिलाइए। दिखाइए। विजेंद्र ने विस्तार न्यूज से गुहार लगाई क्योंकि ये सरकारी सिस्टम सुन नहीं रहा है। एसडीएम से लेकर कलेक्टर, एसपी सभी को आवेदन दे दिया गया, लेकिन अब तक उस दबंग और माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आपके साथ घटना क्यों, कब हुई, कैसे हुई? और ये 12 दिन हो गया, 18 तारीख के दिन इसने इसको मारपीट की। इसके बाद में सभी उनके 4 चाचा सभी के पास गया, उनसे हाथ जोड़ के आया कि मेरा निवेदन है इसको, यार हमें गाली बक रहा है, हमारी कोई गलती हो तो हमें आप सजा दो, कोई गलती तो कि तेरी कोई गलती नहीं तो कार्रवाई कर। तो भय हो गए हम, मतलब भय में जी रहे हैं। अब उसी दिन से 18 तारीख से दिन भर आसपास घूमता रहता है।
अब मेरे मवेशी भी भूखी प्यासी मर रही, कुएं पे 4 गाय है मेरे पास, वो भी भूखी प्यासी, मेरी खेती में भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतने दहशत में उससे कि वो यहाँ से 200 मीटर दूर है तो मैं रास्ता छोड़ के दूर जाना पड़ता है। तो गांव के 2 4 5 व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ में मैं जाके बैठा था। अचानक वो आया और मेरे सिर में उसने डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई और डंडा मार दिया आके, ऊपर से गाली गलौज करने लगा, बोले इसको जान से मार दूंगा और इसके बाप को भी जान से मार दूंगा। और उससे हमने पूछा कि भाई तेरे को कोई परेशानी, कोई कारण, कोई समस्या हो तो बता। तो बोले नहीं, मेरे को तो बस दोनों बाप बेटों को जान से मारना है कैसे भी, ना कोई कारण बता रहा है और पूछने पे मतलब घूमता रहता है, ढूंढता रहता है मारने के लिए। आप बेटा स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों नहीं जा रही हो? डर लगता है? हाँ। कौन डराता है? नाम बता कौन कैसे कैलाश। बच्ची भी स्कूल नहीं जा पा रही? नहीं जाए नहीं, बच्ची भी स्कूल नहीं जाती थी। तो पागल है नहीं, तो पागल तो सबके मारे एक सिरे से, काम सब कर ही रही है, तो पागल पागल करे है सब। दो 200 मीटर दूर से ही पिता भाग जा रहे हैं। आरोपी को देखकर मां बाहर नहीं निकल रही है, घर की बच्ची डर से स्कूल नहीं जा रही है। ये फौजी का परिवार है जो सरहद पर हमारी आपकी सुरक्षा कर रहा है। परिवार का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले कैलाश ने बीते 18 अगस्त को सैनिक के भाई पर डंडे से हमला किया था। परिवार ने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साहब, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हमारे सहयोगी धमादा गांव में लोगों से भी मिले, लेकिन गांव के लोग डर में थे, कोई कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। बस ये जानकारी दी कि आरोपी कैलाश की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब हालत ठीक नहीं है तो घर में रहो ना भाई, घर में रहिए, कौन मना किया? गांव के लोगों का सिर फोड़ेंगे क्या? एक बात जान लीजिए, जब आपका अपना चैनल पड़ताल करने जाता है तो पूरी हकीकत करके आता है, पूरी हकीकत पता करके आता है। हमने सिर्फ फौजी के परिवार से ही बात नहीं की, हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा ने आरोपी कैलाश से भी बात की है। सुनिए आरोपी क्या कह रहा है, सुनाइए आरोपी को। फौजी के भाई के साथ में मारपीट की थी, वो वाला क्या था मामला? वही तो लिया मोटर। अच्छा, वो आपकी मोटर चोरी करके ले? हाँ, 5 मोटर बेच दिया उन्होंने। अच्छा, आपकी चोरी करके? हाँ, वो इनकी भी मिली मोटरों का कम से। हाँ, तो ये तो ले आया ना, हमारे नहीं दी। अच्छा, तो जो आपने गलती करी है, आपको खेद है, उस पे आप महसूस कर रहे हो कि आपने कुछ गलती करी है? मैंने कोई गलती नहीं करी साहब, वो मोटर वो ले गए हमारी। अच्छा, जैसे हमारी मन ने तो मारते नहीं। फौजी का परिवार इसी कैलाश पर मारपीट का आरोप लगा रहा है, लेकिन कैलाश कह रहा है कि मोटर चोरी कर ली इसलिए पीट दिया, कुछ और लोगों को पीटा है इस व्यक्ति ने। अब गांव वालों ने जो आरोप लगाया कि कैलाश की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उस हिसाब से कैलाश सच बोल रहा है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हमारे सहयोगी ने जब कैलाश से कहा माफी मांगिए, तो देखिए कैलाश ने क्या कहा, दिखाइए जरा किस तरह से पैर पड़ने लगा विस्तार ने उसके सहयोगी। अच्छा, हाँ, हाथ पाए जोड़ दो। अरे नहीं, हमारा नहीं करना है आपको ये। अच्छा, हाँ, हाथ पाए जोड़ दो। अरे नहीं, हमारा नहीं करना है आपको ये। कैलाश ने हमारे सहयोगी के ही पैर पकड़ लिए। दिमाग ठीक है कि नहीं, अब ये भी जांच कराई जाएगी। विस्तार न्यूज़ ने सीहोर के कलेक्टर से बातचीत की है कि भाई साहब, अगर दिमाग खराब है और इस तरह से सारे गांव वालों का सर फोड़ देगा ये व्यक्ति, तो कौन बचेगा, कौन लेगा गांव वालों की सुरक्षा की गारंटी? क्या कहा है कलेक्टर ने, ये भी सुना दीजिए। सुनाइए सीहोर कलेक्टर क्या कह रहे हैं। पाए जोड़। तो मैंने जो है जो हमारे पुलिस के अधिकारी उनको निर्देशित किया है और सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि कल गाँव में 11 बजे चले जाएँ, जाके उस व्यक्ति का एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाए, और मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद में एक प्रक्रिया होती है, विधिक प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और माननीय न्यायालय जब देखता है कि व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, विक्षिप्त है, तो उसके लिए ग्वालियर में इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वहाँ पर उसको भेजने की व्यवस्था रहती है। इंस्टीट्यूट में भेजने का खर्चा भी हम लोग जो है रेड क्रॉस सोसाइटी से उठा लेंगे। तो मैंने निर्देश दिए हैं, उम्मीद है हम लोग जो है 1-2 दिन में इस समस्या से संबंधित परिवार को और गाँव को भी निजात दिलाएंगे। कलेक्टर साहब कह रहे हैं फौजी के गांव में मेडिकल टीम जाएगी और आरोपी की जांच करेगी। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही तो आरोपी को ग्वालियर भेज दिया जाएगा, ग्वालियर भेज दिया जाएगा।
जो हमारी सेवा में तैनात हैं वो सैनिक ही डरा हुआ है। अगर गुहार अपने चैनल से लगाई है तो सीधे मुद्दे की बात तो करूंगा, और सैनिक अगर सरहद पर है तो उनकी लड़ाई भी लड़ूंगा। अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है इस खबर को दिखाकर। कलेक्टर साहब को धन्यवाद कि वो मेडिकल की टीम भेजने वाले हैं। जल्द ही परिवार को इंसाफ मिले और मासूम बच्ची स्कूल जा सके और परिवार का डर दूर हो जाए। आगे भी कोई अपडेट होगा तो बताते रहेंगे। और हाँ, मेडिकल टीम पहुंचेगी, वो खबर भी आपको दिखाएंगे। मेडिकल टीम की क्या रिपोर्ट आई है ये भी विस्तार से दिखाएंगे। दोबारा गांव वालों पर हमला ना हो, एक फौजी की अपील, गांव वालों को दूर बैठे ही सही वहां से अगर सुरक्षित कर रही है तो विस्तार न्यूज आपका परिवार है, आपका चैनल है। इसी तरह से आपके मुद्दे को दिखाऊंगा। रात 8 बजे जब तक कोई बड़ा मुद्दा ना हो, डिबेट नहीं करूंगा। डिबेट बहुत से चैनल में चल रहे हैं, मैं आपकी खबर दिखाऊंगा, आपकी खबर दिखाऊंगा, सिर्फ आपकी बात करूंगा, सिर्फ आपकी बात करूंगा। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। और अगली खबर है कोलकाता जला। कोलकाता जला तो देश जलेगा, ममता बनर्जी ऐसा क्यों बोल रही हैं भाई? जो देश जल रहे हैं, जो परेशान हैं, वहां देखिए किस तरह से जनता परेशान है। ये भी आपसे जुड़ा हुआ मामला है, ये भी आपसे जुड़ा हुआ मामला है। कोई एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है बंगाल जलेगा तो यूपी भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली तक जलेगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर खूब हंगामा हो रहा है। कल भी मैंने आपको सुनाया था। इससे पहले आपको जनता क्या सोच रही है, सबसे पहले दिल्ली उत्तर प्रदेश में लाइव जोड़ा था और रात 8 बजे प्रतिक्रिया सुनाया था, वो सुना आपने। आज इस बयान पर खूब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ ही एनडीए के नेता भी गुस्से में हैं, कह रहे हैं ठीक नहीं बोला ममता दीदी, आपने ठीक नहीं बोला है। असम को जलने की बात कही तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गरमा गए। ओडिशा को जलने की बात कही तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी आग बबूला हो गए। असम के सीएम ने कहा कि हमें लाल आंखें मत दिखाना, असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। उधर ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने भी कहा कि ममता बनर्जी, आपको किसने अधिकार दिया ओडिशा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का? सही बात है, अपने राज्य में आग लगने की बात से मुख्यमंत्री आग बबूला तो होंगे ही, और इसीलिए आग बबूला हुए। और अब तो ममता दीदी के बयान पर पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई है, पूरे देश में। सुनिए क्या कह रहे हैं नेताजी लोग, सुनाइए राजनीति में क्या क्या कहा है और बोला जा रहा है। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না। ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल को, बंगाल के लोगों को उस्का रहे हैं, अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सामने से भी जवाब आएगा। इसी तरह की भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है। अगर आपका स्टेट इसलिए जल रहा है कि भाई वहाँ महिलाओं को जलाया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार हो, आसाम हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, जिन राज्य का नाम उन्होंने लिया है, जनता में टीएमसी और ममता जी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। न सिर्फ बच्चियों को सेफ कॉरिडोर देना है, एक बेहतर जिंदगी देनी है, बल्कि संघीय ढांचे पर राज्य बनाम राज्य ना हो। बंगाल हो या बिहार या झारखंड, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का सरकार है। हम देश की जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। लोकतंत्र में ये बयान शोभनीय नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्यों में दंगा फैलाने की, अराजकता फैलाने की धमकी दे सकता है। बंगाल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के मामले पर कल बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया। इस दौरान बंगाल के कई जिलों में हिंसा हुई, आगजनी और ट्रेन रोकी गई। कई बीजेपी नेता हिरासत में भी लिए गए। इसी बीच बीजेपी को जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया था। इसी दौरान एक रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने ये बयान दिया जिस बयान पर इतना बवाल हो रहा है, इतना बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर पूरा बयान सुन लीजिए, क्या कह रही थी ममता दीदी, जिसकी वजह से इतनी राजनीति हो रही है पूरे देश में। सुनाइए ममता बनर्जी का वो बयान। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ,
আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদিবাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। ममता बनर्जी ने 3 दशक तक बंगाल पर राज करने वाले लेफ्ट को हराकर बंगाल में बम्पर जीत हासिल की। 13 साल से बंगाल में ममता दीदी की ही सरकार है। ममता दीदी का बंगाल में ऐसा होल्ड है कि वो बिना किसी दल के सहयोग के अकेले दम पर सरकार चला रही हैं, अकेले दम पर। भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह युग का मुकाबला करने वाली वो इकलौती ऐसी नेता हैं जो लगातार बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मात दे रही हैं। फिर एकदम से ममता दीदी ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये भी आपको समझा देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। ममता दीदी के इस बयान से पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता दीदी डर गई हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में विपक्ष को इतना हावी होते कभी नहीं देखा। लेकिन कोलकाता रेप के इस कांड में पूरा मामला ममता सरकार के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए लोगों का मानना है कि ममता दीदी डर और दबाव में ऐसा बयान दे रही हैं। इस बयान से दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता दीदी को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का डर सताने लगा है? बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच विपक्ष लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। अब तो राष्ट्रपति ने खुद कह दिया है, कोलकाता कांड से भयभीत हूं और निराश हूं। राष्ट्रपति का ये बयान भी पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे की बौखलाहट बंगाली बनाम बाहरी ना कर पाना भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कभी भी हिंसा होती है तो केंद्रीय नेतृत्व भी विरोध में शामिल हो जाता है। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ जाते, गृह मंत्री अमित शाह खुद कमान संभाले, लेकिन इस बार बीजेपी ने अलग रणनीति अपनाई है और बंगाल के नेताओं के साथ में ही आंदोलन का जिम्मा सौंप दिया। सुकांत मजूमदार से लेकर लॉकेट चटर्जी, शुभेंदु अधिकारी समेत बंगाल बीजेपी के तमाम नेता ममता दीदी को जवाब दे रहे हैं। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी को मां माटी मानुस की बात कहकर बीजेपी को बाहर के लोगों की पार्टी बताने का मौका भी नहीं मिल रहा है। और तो और इस बार कोलकाता कांड के बाद ममता दीदी अपनी ही पार्टी में कमजोर होती दिख रही हैं। इस कांड पर टीएमसी में भी अंदरूनी कलह सुनने में आ रही है। अब ऐसा बयान दिया है ममता दीदी ने तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ममता दीदी इतनी बौखला गई हैं कि गुस्से में अलग अलग राज्यों के जलने की बात कहने लगी। समझ गए ना आप लोग कि मैं इस खबर को इतने विस्तार से क्यों बता रहा था? आप समझ गए। और ऐसा बता रहा था कि पूरा आपके जहन में उतर जाए कि कोलकाता में एक बेटी के साथ रेप और उसकी हत्या के बाद देश में किस तरह से डॉक्टरों ने पहले हड़ताल की, फिर उसके बाद से कैसे राजनीति हुई, कैसे प्रोटेस्ट हुए और अब कैसे कोलकाता से उठी चिंगारी पूरे देश को जलाने की बात कह रही। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर क्या है? भेड़िए ने 9 लोगों को मार डाला। बड़ी दर्दनाक खबर है जिसमें 8 बच्चे हैं छोटे छोटे और पूरा राज्य परेशान है। खबर कहां की है? देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश इन दिनों भेड़िए के खौफ से इसके साए में है। लोग डरे हुए हैं, रात भर सो नहीं रहे हैं, इतने डरे हैं कि इलाके के विधायक खुद बंदूक लेकर घूम रहे हैं। मानो विधायक जी का भाव यही है कि भेड़िए को देखते ही सीधे गोली मार दूंगा, दिखाऊंगा विधायक जी को बंदूक लिए खड़े हैं, गांव में टहल रहे हैं। मामला इतना बढ़ चुका है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। पूरी खबर क्या है? खबर यूपी के बहराइच से है, जहां के करीब 50 गांव पिछले 1 महीने से भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। हालत यह है कि रात में सो रहे बच्चों को भेड़िया उठा ले जाता है और सुबह बच्चों की लाश खेत में मिलती है, बच्चों का शव खेत में मिलता है।
कुछ मामलों में तो शरीर के कुछ अंग भी नहीं मिले, क्योंकि भेड़िया शरीर को नोच नोच कर खा चुका था। वैसे तो बहराइच में भेड़िए के हमले का पहला मामला मार्च में पता चला था, लेकिन पिछले 1 महीने में घटनाएं अचानक बढ़ी हैं, अचानक घटनाएं बढ़ गई हैं। विस्तार से सब कुछ जान लीजिए। केवल बहराइच में ही भेड़िए के आतंक से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, 9 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। 9 घटनाओं में 7 घटनाएं तो पिछले 1 महीने में हुई हैं। आखिरी घटना 27 अगस्त की है, जब घर में मां के साथ सो रहे एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया और अगले दिन बच्चे की लाश खेत में मिली। पिछले 1 महीने की ही घटनाओं की बात करूं तो 25 अगस्त को एक महिला पर भेड़िए ने हमला किया। महिला को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका और महिला की भी मौत हो गई। 21 अगस्त को 7 साल की बच्ची को भेड़िए ने जिंदा खा लिया। 17 अगस्त को एक बच्ची को भेड़िया घर से उठा ले गया और अगले दिन उसकी लाश गांव के बाहर मिली। 3 अगस्त को घर में सो रहे एक बच्चे को भेड़िए ने मार दिया। इसके अलावा 26 जुलाई और 17 जुलाई को भी बच्चों को भेड़िया घर से उठा ले गया और अगले दिन बच्चों की लाश खेत में। सोचिए, 9 लोगों की जान। सोचिए, जरा सोचिए कि पिछले महीने भर में भेड़िया करीब 7 लोगों की जान ले चुका है। मामला कितना भयावह हो चुका है। भेड़ियों का आतंक चरम पर है। लोग घर में सोने से भी डर रहे हैं। गांव वाले अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। जो भी रात में सोता है वो इस डर के साए में सोता है कि अगले दिन जागेगा भी या भेड़िया उन्हें खा जाएगा। सोचिए, अब इतनी घटनाओं के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे मामले में संज्ञान लिया है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीम अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी है। 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी है। वन विभाग का कहना है कि अभी भी 2 भेड़ियों को पकड़ना बाकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की बात करें तो राजस्व विभाग की 32 टीमें भेड़िए को पकड़ने के लिए दिन रात लगी हुई है। करीब 200 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। वहीं वन विभाग की 16 टीमें भी भेड़िए को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं। इतनी टीम किसके लिए लगी आपको पता है? भेड़ियों को पकड़ने के लिए। बहराइच में वन विभाग की टीम ड्रोन की मदद से भी भेड़िए को ट्रेस करने की कोशिश की। ड्रोन की मदद ली जा रही। ये तस्वीर वन विभाग ने ही जारी की है, जिसमें 4 भेड़िए एक साथ भागते नजर आ रहे हैं। इसके बाद 2 भेड़ियों को पकड़ा भी गया। इतने बड़े ऑपरेशन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भेड़िए का खौफ गांव वालों से लेकर प्रशासन के भीतर कितना ज्यादा है। हालात ये हैं कि इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह खुद बंदूक लेकर रात में गश्त लेकर निकल पड़े। देख लीजिए, विधायक जी का वीडियो देख लीजिए। विधायक जी बंदूक लिए टहल रहे हैं। मनोभाव यही है कि भेड़िए को देखते ही गोली मार देंगे। सुनिए, विधायक जी को बंदूक लेकर बयान दे रहे हैं। बंदूक लिए खड़े हुए हैं और बयान भी बंदूक के साथ दे रहे हैं। सुनाइए विधायक को क्या कह रहे हैं। लाइसेंस इसीलिए लाइसेंसी को दिया जाता है और हमारा ये मौलिक अधिकार है। तो यही आपदा है कि भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है, तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहाँ घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। बहराइच के लोग अपने स्तर पर भी भेड़िए से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें एक ई-रिक्शा पर साउंड लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। दिखाइए जरा गांव वाले अपने स्तर पर क्या तैयारी किए हुए हैं। और फिर रात में ढूंढता है, खासकर बच्चे 20-25 किलोमीटर यहाँ जा सकता है अपनी शिकार के लिए। बेटा भैया का तो दोबारा ढूंढ के देखें तो भैया हमारा आया है, तो पापा कहीं इधर पंजंग में जाने भैया का उठाए लेके आए। 9 लोगों की जान गई है और 50-50 गांव के लोग परेशान हैं। प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। सोचा कहीं आपके रिश्तेदार अगर उस इलाके में रह रहे हों तो आपको सतर्क कर दूं, और हाँ, कुछ दिन के लिए बुलाना है तो अपने यहाँ बुला लीजिए।
बहराइच जिले में अगर रह रहे हैं आपके रिश्तेदार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी, तो अपने अपने घर बुला लीजिए, कुछ दिन खाना खिला लेंगे तो कुछ घटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? ऐसी पुलिस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी पुलिस नहीं चाहिए जिसके अंदर दर्द ना हो, मर्म ना हो, इमोशन ना हो। ऐसी पुलिस नहीं चाहिए। कटनी का वीडियो 2 दिन से खूब वायरल हो रहा है। एक बार फिर खाकी वर्दी पर सवाल उठा है। वीडियो कटनी जीआरपी थाना प्रभारी के ऑफिस का है। यहाँ नाबालिग लड़के और उसकी दादी के साथ मारपीट का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो अक्टूबर 2023 का है, लेकिन अभी सामने आया है। सोचिए, जिस थाने में लोग मारपीट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं, उसी थाने में इतनी बेरहमी से मारपीट, दर्द अंदर है कि नहीं, मानवता है या नहीं? देखिए वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में जो महिला अधिकारी दरवाजा बंद करते हुए दिख रही है, उसका नाम टीआई अरुणा वाहने है। अरुणा वाहने ने फरार अपराधी के पूछताछ के संबंध में दादी और पोते को थाने लेकर आई थी। पूछताछ के लिए ले आई थी। जो पूछना था पूछ लेती। पहले दरवाजा बंद किया, फिर पोते के सामने दादी को जमीन पर गिराकर डंडे से पीटने लगी। इतनी बूढ़ी महिला को क्रूरता से पीट रही है, ये थानेदार, इसे शर्म आनी चाहिए। सिर्फ डंडे से ही नहीं, जमीन पर गिराकर लात घूसों से बाल पकड़कर एक महिला को मार रही है, और एक महिला होकर उसके पोते के सामने, खुद एक महिला होकर एक महिला के साथ ऐसी बर्बरता। वीडियो में देखिए कैसे सारी हदें पार कर रही है ये पुलिस अधिकारी, सारी हदें पार कर रही है। इस महिला ने बाल खींचकर पीटा है। दादी को तो महिला टीआई ने पीटा, फिर पोते को पीटने के लिए और 4 पुलिस वालों को बुलवा लिया गया। 4 पुलिस वालों ने लड़के को जमीन पर पटका और पैर उठाकर उसकी एड़ियों पर डंडे से पीटने लगे। लाठी डंडे से मारा, बाल पकड़कर घसीटा। दादी और पोते के साथ हुई इस बर्बरता का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर से खाकी वर्दी शर्मसार हो गई, और शर्म इन्हें नहीं आई जो मार रहे थे। पीड़ित क्या कह रहे हैं पहले वो सुना दीजिए, आगे क्या राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पर वो भी सुनाइए। घर आए, पूछे दीपक कहाँ है, दीपक तुम्हारा बेटा। हमने बोले कि वो तो नहीं है, घर में नहीं है। 1-2 दिन आए, फिर उसके बाद में चले गए। फिर दूसरे दिन आए तो बोले कि चलो तुमको वो बड़ी मैडम बुलाई हैं। 2 पुलिस वाले आए, नाती भी को ले गए, हमको ले गए। वहाँ पूछी मती जाके कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। हम बोले हमको नहीं पता साहब, आप चाहे मारो पीटो कुछ भी करो, हमको तो नहीं पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। फिर ने इतना सब पूछ पाछ के और दरवाज़ा खिड़की बंद करके फिर लाठियों से मेरे को खूब मारी, बहुत ज़्यादा ही मारी, पूरी रात से मारी मेरे को। हम सिर्फ पापा को पूछ रही थी, जिसमें पापा का कोई कसूर नहीं रहा है, और पापा को हर पल पापा को पूछती रही, मारती रही और पापा को पूछती रही। यह हमको मालूम नहीं रहा, जितना मालूम रहा हमने बताए थे कि पापा पहले बता रहे थे कि हम जबलपुर जाएंगे, जबलपुर में भी नहीं रहे। फिर हमको और हमारी दादी को बंद करके बहुत मारा है। 2 पुलिस वाले मेरा हाथ पकड़े रहे, 2 पैर पकड़े रहे और पैर में लट्ठे ही लट्ठे मारे रहे हैं। उसके बाद बोल रहा ये ना बताएगा तो हमको ले आके जीआरपी चौकी में ले जाके उल्टा हाथ बांध के लटका के मारे रहे हैं। गरीब हैं, बेबस हैं, पैसा नहीं है ना इनके पास, कौन सुनता है? इनको तो मार खाने का अधिकार है। इनको मार दोगे तो कौन पूछेगा? लेकिन याद रखना ईश्वर है, वो सब कुछ देखता है। जानवरों के जैसा सलूक, मैं तो जानवरों के जैसा सलूक भी इसलिए नहीं कह पाता हूँ कि जानवर को भी क्यों मारना। रात भर मारा, लड़के को उल्टा लटका कर मारा। बूढ़ी महिला जब पानी मांग रही थी तो मुंह पर लात मारा गया। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जब वीडियो सामने आया तो मामला बड़ा हो गया। क्या कह रही हैं रेलवे एसपी? सुना दीजिए, सुनाइए क्या कह रही हैं। इस वीडियो के सामने आते ही जो तथ्य सामने आए हैं वो भी हम पुलिस विभाग के लिए भी रिवीलिंग हैं, और इसी विषय में डीएसपी कुल्हाड़ा जो हैं, जो भोपाल रेल में डीएसपी पदस्थ हैं, उनको जांच के लिए बुलाया गया है। जितने भी लोग वीडियो में हैं उनको अभी लाइन अटैच किया गया है और उनके कथन विस्तार में लिए जा रहे हैं कि क्या घटना थी और किस संदर्भ में इन सभी को बुलाया गया था और क्यों थाने बुलाकर इस तरह से इनके साथ कृत्य हुआ। बड़ा मामला है,
प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं, बड़े बड़े अधिकारी। और सुनिए, इतनी बर्बरता करके आप बच नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है, कड़ा एक्शन ले लिया और साफ साफ अधिकारियों को कह दिया है ये सुनिश्चित हो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं हो, कभी नहीं हो। सीएम ने डीआईजी रेल को जांच के लिए निर्देश दिया है, जिसके बाद दादी पोते को पीटने वाले टीआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है कटनी मामले में। सरकार ने अपना काम कर दिया है, दोषियों पर कार्रवाई कर दी है, दोषियों पर कार्रवाई हो गई है। लेकिन अब विपक्ष ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। कटनी मामले पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कटनी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। जीतू पटवारी पीड़ित परिवार को लेकर जीआरपी थाना पहुंचे। थाने में क्या माहौल था, विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। दिखाइए। जीआरपी थाने में दलित महिला और युवक के साथ मारपीट के मामले पर अब कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज रंगनाथ थाने पीड़ित महिला को लेकर पहुंचे हुए हैं और यहां पे आप मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यहां पे जो है वार्तालाप किया जा रहा है। पीड़ित महिला यहां पर बैठी हुई है और लगातार जो है वह बातचीत की जा रही है कि मामला दर्ज किया जाए। चूंकि दलित महिला है, पीड़ित महिला है और युवक है, दोनों को लेकर आया गया है। यहाँ पर जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष और लखन गंगोलिया पूर्व मंत्री सहित पूरी कांग्रेस यहाँ पर है, जो कि ठोक यहाँ पर जम के नजर आ रही है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कर दी है। टीआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं और सियासत भी गर्मा गई है। चलिए, जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। अगली खबर है, राहुल गांधी की राजनीति अब चर्चा में है। भाई साहब, राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। राहुल गांधी बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं, बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी रोज कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खूब चर्चा हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं और वीडियो उनका वायरल हो रहा है। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के समय का है। इस वीडियो में राहुल गांधी मार्शल आर्ट के दांव सिखा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए वीडियो। स्ट्रॉन्ग बेस है ये। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस कमजोर कहाँ थी? अब तो इनका हाथ पहुंच रहा है, मेरा नहीं पहुंच रहा, ये कैसे हो गया? और हम क्या कर रहे हैं? हम कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। एक बंदा कनेक्शन को तोड़ के अंदर घुस रहा है, दूसरा बंदा, मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी है, आपने कनेक्शन। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है। भारत डोजो यात्रा। डोजो शब्द का मतलब आम तौर पर मार्शल आर्ट के लिए प्रशिक्षण हॉल या स्कूल होता है। तो अब कयास लगने लगे हैं कि राहुल गांधी जल्द ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं क्या? इस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही राहुल गांधी रोज नए नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी राहुल गांधी मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी बस में यात्रा करने लगते हैं, कभी कैब ड्राइवर के साथ निकल जाते हैं, कभी लोको पायलट से मुलाकात करते हैं, कभी रेहड़ी पटरी वालों से बतियाने लगते हैं। एकदम अलग अंदाज में दिख रहे हैं राहुल गांधी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। दिखाइए रिपोर्ट। और राहुल गांधी के इसी बदले बदले अंदाज को लेकर अब स्मृति ईरानी भी बोली हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। सुशांत भाई से स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, पहले वो सुना दीजिए, सुनाइए। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ़ यू नोटिस, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं
जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स यानी राजनीति में एक चेंज आया है। राहुल गांधी अब अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चर्चा में रहने वाली टी शर्ट पर भी बोला है स्मृति ईरानी ने। इससे पहले राहुल गांधी ने भी 12 जुलाई को स्मृति ईरानी को लेकर एक पोस्ट किया था और लिखा था, स्मृति ईरानी के प्रति बुरा व्यवहार और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें। चुनावी मैदान में आमने सामने रह चुके राहुल और स्मृति का एक दूसरे के लिए ऐसा व्यवहार अच्छा लग रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना ठीक है। इसे ठीक नजरिए से देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो राहुल गांधी के इस बदले बदले अंदाज का बाकी कांग्रेस नेताओं में भी असर दिखने लगा है। देखिए, अब ये वाली तस्वीर भी देख लीजिए। जयवर्धन सिंह हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। आज जयवर्धन सिंह टैक्सी ड्राइवर बन गए थे, स्कूली बच्चों के ड्राइवर बन गए। नीले रंग स्कूली वैन में ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए। देख लीजिए, आगे आगे स्कूल की टैक्सी जा रही है और पीछे पीछे विधायक जी का काफिला जा रहा है। जयवर्धन सिंह ने स्कूली बच्चों को घर तक छोड़ा है। जयवर्धन सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विधायक जी, सुनाइए। मुझे कुछ बच्चे पीपल खेड़ी से आ रहे थे पढ़ाई करके, तो उनका जो एक स्कूल का वाहन है वो मुझे रास्ते पे मिल गया। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा तो वो लोग सब आ गए मुझसे मिलने के लिए। छोटे बच्चे थे, 7, 8, 9, 10 साल के। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम बड़ा आमलिया वहीं जा रहे हैं गाँव पे। तो मैंने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आपका बहुत सुंदर आपकी गाड़ी है, तो मैं अगर साथ चलूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे सौभाग्य मिला, जो स्कूल की गाड़ी थी बच्चों के साथ, उसकी ड्राइवरी मैंने भी की। 5-10 मिनट गांव तक उनको पहुंचाया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता से जुड़े रहिए। अच्छा लगता है नेताओं का ये अंदाज, संतोषजनक लगता है। चलिए अब अगली खबर क्या है ये बता देता हूं। अगली खबर देख लीजिए। अगली खबर है टीएस सिंहदेव जी, आपको सलाम है, आपको सलाम है, आपको सलाम है। खबर क्या है? टीएस सिंहदेव जी अंबिकापुर संभाग से आते हैं, अंबिकापुर संभाग से आते हैं। मैं भी उसी संभाग से आता हूं। क्या कहा है आज टीएस बाबा ने, जिसकी वजह से उन्हें सलाम कर रहा हूं। टीएस बाबा को सलाम करिए। महाराजा साहब ने महादान किया है, महादान किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी सूझबूझ वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं। सरगुजा रियासत के महाराजा हैं। देश के सबसे अमीर विधायकों में इनकी गिनती होती है। 500 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति इन्होंने चुनावी एफिडेविट में दर्ज किया है। लेकिन आज टीएस बाबा ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। बाबा ने शरीर के सभी ऑर्गन को डोनेट करने का फैसला कर दिया है, फैसला कर दिया है। बाबा ही नहीं, उनके साथ भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने भी मौत के बाद ऑर्गन डोनेट करने का फैसला किया है। टीएस बाबा को सलाम करिए भाई, क्योंकि बाबा छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने अंगदान करने की घोषणा की है। सुना दीजिए बाबा ने क्यों ऑर्गन डोनेट किया है, सुनाइए। एक पहल जो आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी करने का मौका लगा था, और एक नागरिक के रूप में भी जो मुझे महसूस होता है कि मृत्यु उपरांत अगर शरीर का कोई अंग किसी के काम आ सके तो उसके लिए सामने आना चाहिए। आज वही सर्टिफिकेशन मिला है, तो मुझे एक संतोष, गहरा संतोष महसूस हो रहा है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तब से टीएस बाबा ऑर्गन डोनेट करने की तैयारी में थे। आंखों को डोनेट करने की घोषणा भी कर चुके थे, लेकिन अब बाबा ने शरीर के सभी ऑर्गन को डोनेट करने का फैसला कर लिया है। सभी ऑर्गन। अंगदान दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि आप मरने के बाद भी कई लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। ऑर्गन डोनेट करना कितना जरूरी है ये भी आपको समझा देता हूं, जान लीजिए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक साल में 1,80,000 लोगों की किडनी खराब हो जाती है, खराब हो रही है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट केवल 6,000 लोगों का होता है।
इसी तरह हर साल करीब 2 लाख मरीजों का लीवर खराब होने की शिकायत आती है। इनमें से 25 से 30 हजार लोगों के लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर साल 1500 लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट ही हो पाता है। इसके अलावा हार्ट की बात करें तो एक साल में 50,000 लोग दिल की बीमारी से पीड़ित होते हैं, लेकिन हर साल केवल 10 से 15 हैं हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। 10 से 15, आप समझ रहे हैं। देश में बहुत कम लोग ही अंगदान करते हैं, लेकिन बड़े बड़े राजनेता अंगदान करने लगे तो ये बड़ी बात होगी। इसलिए आपको ये खबर दिखा रहा था, जरूरी थी, सलाम करना था, इसलिए भी दिखा रहा था। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? क्या दुनिया से खत्म हो जाएंगे हम लोग? हम लोग इसलिए कह रहा हूं कि नीचे लिखा है लड़के ये रिसर्च कहां से लाए हैं, क्या है और क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि एक समय आएगा जब धरती पर पुरुषों का जन्म ही नहीं होगा, मतलब कोई आदमी पैदा ही नहीं होगा, सिर्फ बेटियों का ही जन्म होगा, बेटे होंगे ही नहीं। सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं, कुछ भी बताते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये रिसर्च है। रिसर्च क्या है? चलिए विस्तार से बताते हैं। रिसर्च ही ऐसी आई है, मैं खुद ये सुनकर डिस्टर्ब हो गया। एक नया रिसर्च आया है जिसमें एक संभावना जताई गई है कि एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया में सिर्फ बेटियों का जन्म होगा, मतलब धीरे धीरे मानव जाति ही डायनासोर की तरह पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। ये बहुत हैरान करने वाला रिसर्च है और डराने वाला भी है। अब ये कौन रिसर्च करके लाया है, विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर लग रहा है, बहुत गंभीर लग रहा है। सबसे पहले किसने रिसर्च किया है ये जान लीजिए। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस संस्थान ने रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। इसमें संभावना जताई है कि पुरुषों के वाई क्रोमोसोम में कमी आ रही है। कमी आने से पुरुषों के जन्म पर क्या फर्क पड़ेगा और कैसे फर्क पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग क्या होगा, मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम से पता चलता है, क्योंकि पुरुष के शरीर में XY क्रोमोसोम होता है और महिला के शरीर में XX क्रोमोसोम होता है। महिला और पुरुष के XX क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की होती है, और महिला और डॉक्टर बना देंगे लोग, इतना रिसर्च लेकर आए हैं। महिला और पुरुष का XY क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का होता है। ये मेरे लिए भी जानकारी बहुत रोचक है, लेकिन रिसर्च में ये है, संभावना जताई जा रही है कि पुरुषों का Y क्रोमोसोम कम होते जा रहा है। अरे काहे कम हो रहा है भाई? Y क्रोमोसोम बेहद जरूरी है। गर्भाधारण के 12 सप्ताह बाद ये भ्रूण में पुरुष हार्मोन बनाता है, सुनिश्चित करता है कि भ्रूण का विकास पुरुष के रूप में ही हो रहा है या नहीं। लेकिन कितने समय में इस तरह के बदलाव को हम देख पाएंगे ये भी जान लीजिए। चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। रिसर्च के अनुसार 166 मिलियन साल में Y क्रोमोसोम ने 900 में से 845 जीन खो दिया है। केवल 55 एक्टिव जीन हैं, मतलब हर 10 लाख साल में 5 जीन कम होते जा रहे हैं। अरे गुरु थोड़ी तो राहत ले लो, हर 10 लाख साल में 5 जीन कम होते जा रहे हैं। अब आने वाले 11 मिलियन साल में Y क्रोमोसोम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। बहुत लंबा समय है, मतलब इंसानों के खत्म होने जैसा है, इंसानों के खत्म होने जैसा। इसलिए इस रिसर्च से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ गई है, पर हमें टेंशन नहीं लेना है भाई। इस बदलाव में लाखों साल लग सकते हैं, मामला गंभीर है, इसलिए आपको बता दिया हूं। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देता हूं। अगली खबर देख लीजिए। बाढ़ बारिश से परेशान है कौन? गुजरात के लोग। गुजरात डूब गया है, बारिश ने तबाही मचा कर रखी हुई है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। बड़ोदरा, जामनगर समेत 18 जिले बाढ़ के चपेट में है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। अब ये वीडियो देखिए, इतनी बारिश हो रही कि शहर में मगरमच्छ घुस जा रहे हैं भाई साहब। वीडियो बड़ोदरा का है, सोचिए मगरमच्छ क्या हालत हुई होगी, मगरमच्छ क्या हालत हुई होगी।
उस घर के लोगों की। हालांकि मगरमच्छ का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। गुजरात से डराने वाले वीडियो आ रहे हैं, इसलिए दिखा दिया। आज बस इतना ही। आपको किस नंबर पर ये जो आ रहे हैं ना, सैनिक के फोन, सैनिक के व्हाट्सएप, और मेरा रिपोर्टर उनके घर तक जा रहा है, यकीन मानिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं आज दिल खोलकर। चलिए, बुलेटिन खत्म हो गया, आज दिल की बात कर लेता हूं। वैसे मैं बातचीत, खबर सब दिल की ही बात करता हूं। ये देखिए, मोबाइल भी देखते रहता हूं कि आप लोग कितने देख रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। एक बात बहुत ईमानदारी से बता देता हूं, पैटर्न बदलने आए, याद रखिएगा। जनता की खबर ही दिखाएंगे, तरीका बदल देंगे, टेलीविजन का तरीका बदल देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आपकी खबरें गायब हो रही हैं टेलीविजन से, और हमें सबसे ज़्यादा सुकून, संस्थान को, हमारे प्रबंधन को सबसे ज़्यादा सुकून आपकी खबर दिखाने में लगता है, सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कह रहा हूं, भरोसा रखिए। भरोसा आप कर रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं आप। 35 मिलियन विस्तार ने उसकी खबर जारी, 2-2, 3-3 मिलियन यूट्यूब में, 2-2 मिलियन यूट्यूब में। सोचिए आप कितना ज्यादा हमें पसंद कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि 8282824982 इस नंबर पर हमारे सहयोगी अमर सिंह ने कहा 82 82 82 49 82 भी पढ़ दीजिए। अरे अमर भाई, इतना सरल है, किसी को भी याद हो जाएगा। तो चलिए 8282824982 पर अपनी समस्या भेज दीजिए। जब मौका मिलेगा दिखाते और बताते रहेंगे। वक्त हो गया है 8:51।